स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त लॉ यूनिवर्सिटी के स्थायी भवन का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। टीचर भर्ती कर दिए, 350 टीचर भर्ती करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं। पूरा प्रोसेस करके किया है। इसका मतलब अब ये विश्वविद्यालय देश के अंदर शानदार लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। लॉ का क्या महत्व है अभी राजेंद्र यादव जी आपको बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जो उससे सपने देखा था, संविधान का निर्माण करना, उसकी अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात थी। आज़ादी के जंग के अंदर हमारे बड़े बड़े नेता त्याग किए, बलिदान किए, जन्म बंद रहे, डांटे खाई, गोले खाई, याद अज्ञात कितनी पीड़े पड़ी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और संविधान निर्माण करना। आज हमारा संविधान दुनिया के अंदर अलग पहचान रखता है। ये बाबा साहब की दिमाग का खेल था कि आज इस प्रकार का संविधान बना तो सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हमारी खुशकिस्मत है कि आज देश के अंदर आजादी के साथ में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर भी 100 साल लग गए महिला को वोट का अधिकार देने के अंदर। बताइए आप। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ उसी वक्त से महिला पुरुष बराबरी का अधिकार प्राप्त करेंगे। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि गरीब की थी, गरीब की थी। लेकिन बड़ी खुशी है कि उनके नाम का कोई विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर नहीं था। और मेरा दृढ़ निश्चय था कि एक विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का होना चाहिए। अब तो शानदार कैंपर बनना है। और आज देश में संविधान के बारे में हम कहते हैं कि देश और प्रदेश कानून का राज स्थापित रहेगा तो न्याय मिलेगा सबको। कानून का राज नहीं रहेगा, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होंगे और न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पहला हमारा दृढ़ निश्चय राजस्थान के अंदर है, कानून का राज रहे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो पुलिस को करनी चाहिए, किसी का अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो। और इसलिए हमने सरकार बनते ही और तो और जो FIR लॉट नहीं होती थी पहले, आपको मालूम है कि भगा देते थे थाने वाले, मान सम्मान नहीं करते थे आने वाले का वहां पर। आज मैंने वहां स्वागत कैसे मनवाए थानों के अंदर। थानेदार को और पुलिस के कांस्टेबल तक को लगना चाहिए कि स्वागत कक्ष का मतलब है कोई फरियाद लेके आए थाने के अंदर उनको सम्मान मिले बैठने का, स्वागत कक्ष। नंबर 2, FIR मैंने कंपल्सरी कर दी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, FIR थाने में दर्ज करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो SP ऑफिस वालों को करना पड़ेगा। इसके माने हैं FIR दर्ज होने लग गई तो संख्या बढ़ गई। आज विपक्ष के लोग कहते थे आपकी बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए। बढ़ा नहीं है, हमने संख्या बढ़ी है न्याय दिलाने सुनिश्चित करने के लिए। न्याय मिले, FIR दर्ज होगी तो फिर उसकी तफ्तीश भी होगी, नतीजा मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा। तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमने महिलाओं का अत्याचार नहीं हो, हर जिले में अलग इकाई बनाई है, एडिशनल SP के रैंक की पोस्ट क्रिएट करी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई वर्ग का व्यक्ति हो, न्याय सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसके आधार पर लोकतंत्र कायम है देश के अंदर। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हमारे यहाँ 75 साल के बाद नहीं। पाकिस्तान के अंदर कई बार सैनिकों का शासन होता है, मिलिट्री का। हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मोरारजी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी ने सत्ता सौंप दी। सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, खुद नहीं बनी।
परंतु ये हमारी बहुत खूबी है, दुनिया लोहा मानती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी आए थे वहाँ मानगढ़ धाम पे, तो ये बात मैंने कही उनके सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में, आपका सम्मान इसलिए होता है कि आप ये गांधी के देश के आए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान जाए जहाँ पर लोकतंत्र पिछले साल में जड़ें मजबूत कर चुका है वहाँ पर, और डेमोक्रेसी का भान, डेमोक्रेसी की भावना, डेमोक्रेसी का विचार बहुत बड़ा विचार होता है। हमारी बात आप होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी है इसलिए गरीब से गरीब आदमी को, हमें जो नेता बनते हैं उनको पैरों में हाथ लगाना पड़ता है गरीब आदमी के, भी वोट देना, मेरे को आशीर्वाद दे। तो एक वोट का मालिक वो भी है। अगर वोट का मालिक वो नहीं हो तो गरीबों को कौन पूछता देश के अंदर। तो गरीब की पूछ अगर हुई है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाई है, हर गरीब तक जाओ, वोट मांगो, आशीर्वाद मांगो। ये कोई कम अधिकार नहीं है जनता के बात है। माई बाप जनता होती है, जब चाहे तो चुनती है, तो आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मंत्री, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। नहीं चुनती है तो आप घर जाके बैठो। आज देश के दुर्भाग्य के दबाव है, जुडिशरी भी दबाव भी है, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के कई आप देखते हो कि छापे पड़ते हैं। पूरी ऐसी बातें हो रही जिससे हमें दुख होता है। राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़े हैं, महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, और शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत से हम सब रहें आपस के अंदर, सभी लोग। ये एक पहचान हमारे देश की है। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी फैकल्टी का चयन हुआ है देश के अंदर। जैसा अभी विश्वविद्यालय कह रहे थे, इस विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। इस प्रकार की सोच के साथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज भूमिका बहुत बड़ी है वकीलों की। आज जो हम लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उसकी रक्षा के करना काम भी वकीलों का होता है। जो वकील बनेंगे पढ़ाई करके यहाँ बनने के बाद में, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आजादी की जंग के अंदर भी वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी थी। मोतीलाल नेहरू वकील थे, महात्मा गांधी खुद वकील थे, बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, बाबा साहब के संविधान निर्माता थे। तो उस जमाने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है वकीलों की। आज भी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो वकील समुदाय हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे कि देश में कानून राज स्थापित रहे। जुडिशरी में दबाव कोई नहीं डाल सके, किसी की सरकार हो, किसी पार्टी सरकार हो, जुडिशरी में विश्वास होता लोगों का, कहीं न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, तो हम न्यायालय में चले जाएंगे। वो अधिकार जो मिला हुआ आपको, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम लोगों ने जो अभी वक्त नहीं है, रात का समय हो रहा है, महिलाओं को भी जाना है, घर संभालना है, इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने कई स्कीमें लागू करी आपके यहाँ। रोजगार दे दिया, शहरों के अंदर भी चिकित्सा सेवाएं फ्री कर दी हमारे, फ्री सीटी स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री, 10 लाख का बीमा फ्री कर दिया आपके लिए, पूरे प्रदेश के लिए। 5 लाख का ऑक्सीजन का बीमा उसके अंदर शामिल है, और तमाम तरह के इलाज फ्री है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी को, किडनी का या लीवर का, तो 10 लाख रुपये लो या 15 लाख लगो। 10 लाख के बीमे के अलावा सरकार आपको देगी, आप इलाज करवाएगी। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, संभवतः दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ आपका हर इलाज महंगे का महंगा 10-20 लाख का भी सरकार कर रहा है। तो हमारी स्कीमों में कमी नहीं है। रोजगार शहरों में मिलने लग गया, आज में भोजन मिल रहा है शहरों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे हम लोग। स्कीम हमारी बहुत शानदार है। किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है हम लोगों ने, बिजली के बिल कम किए हैं आप लोगों के लिए। इस प्रकार से छात्रों को, युवाओं को, जो मिडिल क्लास के हैं, दलित वर्ग के हैं,
उनके लिए भी व्यवस्था करी, किस प्रकार से वो कोचिंग कर सके फ्री के अंदर, विदेश जा सके। तो कहने का मतलब तमाम तरह की हमने स्कीमें लागू करी है। अब मौका अभी विश्वविद्यालय के शिलान्यास है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये आपका विश्वविद्यालय गंगा बहन ठीक कह रही थी कि यहाँ पर स्थापित होना चाहिए और कहीं जा रहा था। मेरी भी इच्छा यही थी और मैं समझता हूँ कि सही जगह पर दो विश्वविद्यालय पास पानी बन रहे हैं। और बगरू के अंदर अभी कहा गया कि कोई मांगा काम जो दिया गया है इनको, गंगा बहन बहुत खुश है, आप लोग बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं कि यहाँ पर जो जो विकास की बात की गई तमाम पूरी हुई है। खाली अभी एक स्पेशल पानी की मांग बाकी बढ़ गई और वो मांग भी स्पेशल पानी की कमी है, थोड़ा वक्त लग रहा है। तो मेरा प्रयास है कि किस प्रकार से बगरू के लोगों को जो राजधानी का एक पार्ट है, मैं तो बगरू में सपना देखता हूँ, मेट्रो रेल तक का सपना देखता हूँ, तो पानी ठीक है। मैंने कई बार कहा है कि चाकसू हो, बगरू हो, चौमू हो, आसपास के इलाके जितने भी हैं, बस्ती हो, आने वाले वक्त में कभी कभी मेट्रो चले, जिससे कि पूरा जयपुर राजधानी है चारों ओर से इतना जुड़ जाए कि ट्रैफिक जाम नहीं रहे। वही ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या जयपुर के अंदर भी। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब बगलवासियों को, आप सब पधारे दूर दूर से, आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। ये विश्वविद्यालय अगले साल से मुझे विश्वास दिलाया गया है बद्रीनाथ जी और उनकी टीम द्वारा कि अगले साल से जो सेशन है यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी के दोनों सेशन ही शुरू होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों भवन बन के तरफ जाएंगे और उद्घाटन के वक्त मुझे आना पड़ेगा, मैं आऊँगा आपके बीच में। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे, लॉ यूनिवर्सिटी के स्थायी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की। प्रभारी पद छोड़ना चाहते हैं अजय माकन। देखिए, राजस्थान से अजय माकन अब अलग होना चाहते हैं। वो यहां का कांग्रेस प्रभार नहीं संभालना चाहते हैं। खुद को उन्होंने राजस्थान से फिलहाल अलग भी रखा हुआ है। सियासी बदलाव के लिए हाल ही में उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा गया था। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे और उस दौरान जो पूरा घटनाक्रम रहा था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 25 सितंबर के सियासी बवाल की बात एक बार फिर सामने आ चुकी है। देखिए, उस दौरान गहलोत समर्थक विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठाए थे, खासकर उन चेहरों ने भी जिन्हें नोटिस जारी हुए थे पार्टी की ओर से और जवाब मांगे गए थे। विधायकों ने माकन पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। अब अध्यक्ष खड़गे को माकन ने 8 नवंबर को लेटर लिखा और ये इच्छा जताई कि अब वो कांग्रेस का प्रभार राजस्थान में नहीं संभालना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यभार संभालने के समय अजय माकन और अन्य महासचिवों के साथ पहले इस्तीफा हो चुका था, लेकिन अब उन्होंने राजस्थान के प्रभारी के रूप में बने रहने में असमर्थता जताई है और कहा है कि मैं अब यह जिम्मेदारी नहीं चाहता हूं। माना यही जा रहा है कि 25 सितंबर का जो राजनीतिक घटनाक्रम था वही इस फैसले के पीछे बड़ी वजह है। अनिच्छा जताई है, ज्यादा बड़ा लेटर नहीं है, लगभग 1 पन्ने का ये पत्र है जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। साथ ही देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बात सामने आते ही ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस महासचिव अजय माकन का इस्तीफा उन सभी नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल और बेइज्जत करते हैं। और देखिए, इधर कांग्रेस के जो विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी
उनका कहना है कि वो इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि कार्यकर्ताओं की सुनने वाले ने आहत होकर अपने पद को छोड़ने की पेशकश की। माकन साहब ने इतने सालों यहाँ पे 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया था, सब लोगों को समायोजित करने का काम भी किया था। दोनों तरफ काम भी अच्छा कर रहे थे, सुन भी रहे थे, सब लोगों की सुन भी रहे थे। उसमें कई कार्यकर्ता भी व्यस्त हुए जो हम बार बार में मांग उठा रहे थे कि कांग्रेस के वर्गों को महत्व दिया जाए, जिसमें 3,000 लोगों को एडजस्टमेंट भी किया गया है। कईयों को चेयरमैन बनाया गया, वाइस चेयरमैन बनाया गया, मेंबर बनाया गया, तो उसमें माकन साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक नई उम्मीद जगी थी कि जो माकन साहब हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं टटोली लंबे समय तक लंबा अनुभव है उनको काम करने का, और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी, और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इसलिए देता है कि किस तरह से हाथ थे। परशुराम मोरदिया जी वहाँ पे थे, जिस तरह से जाहिदा जी वहाँ पे थी, जिस तरह से नारायण सिंह जी का परिवार वहाँ पे था, जिस तरह से हमारे रामनारायण जी चौधरी हैं, उनकी बेटी रीता चौधरी जी वहाँ थी, मतलब प्रमुख जो कांग्रेस के अंदर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे थे। तो जिस तरह से जो प्रमुख लोग वहाँ विधायक दल की बैठक में बैठ गए तो उनमें आस्था थी, कांग्रेस के प्रति आस्था थी कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे, और जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, धोखे से लोगों कई लोगों को ले जाया गया था, उससे आगत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभार छोड़ा। और इधर देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं माकन के फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने बयान दिया कि अजय माकन ने ये दरअसल बुद्धिमानी वाला फैसला लिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में दरअसल 2 सांड लड़ रहे हैं, ऐसे में माकन बीच बचाव भी नहीं कर सकते थे, इस लड़ाई में खुद पिस जाते और इसीलिए समय रहते वो हट गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे जंग और बढ़ेगी। उन्होंने ठीक किया, 2 जब सांड लड़ रहे हो तो बीच का इनोसेंट आदमी क्या करे। अजय माकन जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि वो दोनों में बीच बचाव नहीं कर सकते, कहीं खुद ही पिस जाते, इसलिए समय पर हट गए। गुलाब नबी की तरह तो अजय माकन जी भी कदम नहीं उठा सकते। नहीं, वो तो उनका मामला है। गुलाब नबी, अजय माकन या गहलोत साहब क्या कदम उठाएंगे तो वो जाने, लेकिन समय रहते हुए दूर हो गए। जंग तो कांग्रेस में चुनाव के नज़दीक और ज़्यादा होने वाली है, तो उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया है। तो देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने एक तरह से कांग्रेस में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं गुटबाजी को लेकर, खेमेबाजी को लेकर, उस पर तंज भी कसा और अजय माकन के फैसले का स्वागत भी किया। इधर अजय माकन ने दरअसल देखिए जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने उसके बाद ऑटोमेटिक जो इस्तीफा टेक्निकली होता है वो तो दिया ही था, लेकिन अब उन्होंने इस लेटर के जरिए ये अनिच्छा जताई है 8 नवंबर का ये लेटर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब मैं राजस्थान का प्रभार नहीं संभालना चाहता हूं, और 25 सितंबर की घटना की ओर भी वो इशारा इस लेटर में करते दिखे हैं। सहयोगी लखवीर सिंह दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखवीर, कहते हैं कुछ मायनों में इतिहास अपने आप को दोहराता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल 2020 की बात है। अविनाश पांडे पायलट खेमे की शिकायत पर हटाए गए थे और अब अजय माकन खुद ये पद छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस में जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम साल 2020 से देखने को मिल रहा है, दूसरा प्रभारी अब कहीं ना कहीं बदलने जा रहा है। जो पहले प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनको पायलट की शिकायत के बाद हटाया गया था और अब अजय माकन ने आहत होकर इस्तीफा अपने अध्यक्ष को सौंपा है और साफ तौर पर कहा है कि सियासी बवाल में जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी उन पर सवाल उठाए गए, उनसे जवाब मांगा गया कांग्रेस आलाकमान द्वारा, उन्होंने जवाब सबमिट भी किया, लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है स्वप्निल, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच में जो लड़ाई है उसका असर जनता पर पड़ रहा है, जनता पिसती है, ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन
25 सितंबर को जैसे विधायक दल की बैठक बुलाई जानी थी, दोनों पर्यवेक्षक वहां मौजूद थे, विधायक दल की बैठक आहूत नहीं हो पाई, उससे पहले ही सियासी घटनाक्रम घटित हो गया। तमाम जो गहलोत समर्थित विधायक थे वो शांति धारीवाल के घर इकट्ठा हुए, स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए। उसके बाद आलाकमान की नजरें जरूर इस पूरे घटनाक्रम पर थी, नए अध्यक्ष मिल गए, वो खुद वहां पर्यवेक्षक बनकर गए थे। ऐसे में अब तक ठंडे बस्ते में इस पूरे घटनाक्रम को डाल दिया गया है। हालांकि राजनीतिक मामलों के जानकारों का ये भी कहना होता है कि हालांकि कांग्रेस के ही जो टॉप लीडरान थे उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष बनने के बाद और अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद तेजी से इस पर फैसला लेंगे। अभी हमने हाल ही में देखा सचिन पायलट खुद इस बात को उठा चुके हैं कि भाई अनिर्णय की स्थिति अच्छी नहीं है, अब जो भी निर्णय लेना है जल्द से जल्द लिया जाए, जिसे ये माना जा रहा था कि शायद सचिन का पेशेंस चूक रहा है। लेकिन दरअसल सिर्फ सचिन का पेशेंस नहीं चूक रहा है, और भी लीडर्स हैं जो इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और अलग अलग कारणों से आहत हो रहे हैं। जी देखिए, सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ तो खुद राहुल गांधी ने की है। जब ईडी को लेकर उनकी पूछताछ चल रही थी, उसके बाद जब वे कांग्रेस दफ्तर आए, तमाम कार्यकर्ताओं से मिले, तो उन्होंने धैर्य का जिक्र करते हुए सचिन पायलट की तारीफ की थी। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में पिछले 2 सालों में घटित हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं न केवल सचिन पायलट बल्कि अन्य नेताओं का धैर्य भी अब कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है और उनका आक्रोश झलक रहा है। अजय माकन ने साफ तौर पर आज 8 नवंबर को जो चिट्ठी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी थी, जो आज बाहर आई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले में चूकता है या फिर जो जायज निर्णय है। शुक्रिया लकीर, आप नजर बनाए रखें और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठाए थे। 8 नवंबर को अध्यक्ष खड़गे को लिखे पत्र में माकन ने अपनी अनिच्छा से अवगत कराया था। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दे दिया गया है। इससे कांग्रेस ने सहानुभूति काट खेली है। सरदार शहर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने डिजिटल लाइब्रेरी और अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। डूंगरपुर के आसपुर में सोम नदी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। घटनास्थल पर 8 कट्टों में 186 किलो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित अपना घर के सामने मंगलवार की रात एक बेकाबू बोलेरो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना के बाद सड़क पर यातायात रुक गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू कराया। जयपुर में रात 3 बजे नाहरगढ़ किले से लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जयगढ़ तिराहे के पास बेकाबू घुमावदार मोड़ पर गहराई में जा गिरी। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो में 5 दोस्त सवार थे। ये सभी कोटपुतली के रहने वाले हैं। इनमें 4 युवक जख्मी हुए हैं। करौली में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि एक बालिका। साल 2022 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री यानी श्रद्धा मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। श्रद्धा की निर्मम हत्या में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। महरौली के जंगलों से 10 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं, लेकिन श्रद्धा का मोबाइल और हथियार बरामद करना चाहती है आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पूरी कुंडली तलाश की जा रही है। पुलिस को लगता है कि आफ्ताब जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पुलिस अब नार्को टेस्ट के जरिए पूरा सच जानना चाहती है। श्रद्धा मर्डर केस, हर पल सनसनीखेज खुलासे। अठारह दिन की मिस्ट्री, 18 सबूत बरामद। जंगल में बिखरे सबूत, जेल में हत्यारा आफ्ताब। महरौली के जंगल में आफ्ताब को लाई पुलिस। वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर बनाया प्लान। हत्यारे का कबूलनामा
आई किल्ड श्रद्धा। श्रद्धा की हत्या को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आखिर श्रद्धा का कत्ल कब हुआ, कितने दिन तक कातिल आफ्ताब ने उसके टुकड़े किए, 36 टुकड़ों का सच अब तक बाहर क्यों नहीं आया? श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह दो दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। पुलिस के दावे के ठीक उल्टा न्यूज 18 से बातचीत में लक्ष्मण ने दावा किया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफी डरी हुई थी, तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। इसके अलावा पुलिस के सामने चुनौती श्रद्धा का मोबाइल तलाशने की है। जांच के दौरान पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल को बरामद करने के लिए उसका आखिरी लोकेशन निकाल रही है। उसका बताने का तरीका, उसका स्टेटमेंट, वेरिएशंस और हमने जो एनालिसिस किया था, टेक्निकल जो एनालिसिस हुआ था, उस हमें मालूम हुआ था कि वो झूठ बोल रही है। इसके अलावा अभी तक हत्या के बाद शव को काटने के लिए इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आफ्ताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी काटी थी उसे उसने दिल्ली में डस्टबिन में फेंक दिया था। उसको तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती है। इसके साथ ही आफ्ताब ने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए थे। आफ्ताब से पूछताछ के बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है। आफ्ताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफ्ताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह इनमें से कोई लड़की तो नहीं। इन तमाम सवालों के अलावा एक सबसे अहम सवाल श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री में ये भी है कि क्या आफ्ताब मर्डर के इरादे से ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ से पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद मेहरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आफ्ताब को जंगल के पास फ्लैट दिलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस एक तरफ तमाम पहलुओं को खंगाल रही है तो दूसरी तरफ सबूतों को जुटाने की कोशिश। इसी बीच जंगल से बरामद बॉडी पार्ट को भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।